पीछे हो जाओ भाई। सबकी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और हमारे साथ साथियों, जैसा आप सबको पता है कि झूठी और भ्रष्ट भाजपा सरकार को 9 वर्ष हो गए और हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है अपनी झूठी वाई लूटने के लिए। ये लोग जश्न मना रहे हैं कि 9 साल में हमने ये किया, ये किया, ये किया। हर मोर्चे पे ये सफल है और पूरे प्रदेश और फरीदाबाद की जनता के साथ इन्होंने जो विश्वासघात किया और जनसंपर्क के दौरान जो बातें हम सबके संज्ञान में आई हैं, जो सरकार की कमियां हैं, जनता तक पहुंचाना और आपके माध्यम से जनता तक बहुत ज्यादा पहुंचे। नाकामियां तो इनकी इतनी हो गई, हरि अनंत हरि कथा अनंत। जैसे भगवान की कथा खत्म नहीं हो सकती, इस समय इनके दुष्टता और जुल्म की कहानियां खत्म नहीं हो सकती। इसी कड़ी में आज इस जिले में एक पहला कार्यक्रम है जिसमें 9 पॉइंट रखे हैं। कुछ मुद्दों पे मैं बात करूंगा, कुछ मुद्दों पे हमारे साथी बात करेंगे। सबसे पहला मैं नगर निगम की बात करूं या नरक निगम की बात करूं। वैसे तो हम नरक चौदस भी मनाते आए, पर इस दिवाली पे इस भाजपा सरकार की वजह से हमको नरक चौदस के बहुत पहले इन्होंने दर्शन करा दिए और जो 200 करोड़ का घोटाला हमारे शहर के अंदर हुआ, जो पैसा जनता के टैक्स का था, जनता के लिए विकास कार्यों में लगना था, जिसको ये लोग भ्रष्ट नेता और अफसर खा गए और जिसकी वजह से आज आप देखें पूरे शहर में नरकीय स्थिति है। और इसके अंदर आज लगभग 9 साल हो गए सरकार को बने हुए। 2015 से ही इस घोटाले की इन्होंने नींव रख दी थी। 9 साल के अंदर 9 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। जांच को घुमा फिरा दिया, क्योंकि जांच इनके मंत्रियों तक, इनके चहेते तक, सबके घरों में घुस रही थी, इनके कार्यकर्ताओं के घर में घुस रही थी। और आज जो मैं आपको तथ्य बताने वाला हूँ 200 करोड़ के, आप सबके पैरों की जमीन निकल जाएगी। मैंने अगस्त में प्रश्न लगाया कि ये जो लगभग 184 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसको सीएजी ने माना है, वो भारत सरकार की संस्था है, कांग्रेस पार्टी की नहीं है, विपक्ष की है। सरकार ने कहा कि हमें 15 दिन पहले हम प्रश्न लगाते हैं विधानसभा में कि हमें 2 महीने का समय और चाहिए। अगस्त के प्रश्न का इन्होंने 90 दिन के अंदर जवाब दिया। तकरीबन 594 कल में थी, 594 चेक थे जो नगर निगम से सतवीरा और उसकी अन्य कंपनियों को गए। 5 उसकी फर्म थी। सतवीर सिंह कॉन्ट्रैक्टर को 191 करोड़, साफी कंस्ट्रक्शन 3.5 करोड़, साफी ट्रेडर 4 करोड़, साफी प्री कैश 6 करोड़, सतवीरा कंस्ट्रक्शन 3 करोड़ 76 और टोटल अमाउंट 209 करोड़ का। ये तो अभी जो जानकारी थी। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, 43 ट्रांजैक्शनें ऐसी हैं जिसका कि सरकार ने विधानसभा के पटल पे जवाब दिया है। उनके चेक नंबर बता रहे हैं, उनकी डेटें बता रहे हैं, उनके अमाउंट बता रहे हैं। उसमें से 20 करोड़ रुपया जिसके आगे लिख रहे हैं नॉन ट्रेसेबल, रिकॉर्ड नॉन ट्रेसेबल, या तो बैंकों ने बिना साइन के पेमेंट कर दी
या वो ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनको ये छुपाना चाहते हैं। 9 साल से ये घोटाला चल रहा है, 2.5 साल इसकी जांच को चालू हुए हो गए, और ये लोग अभी तक ये नहीं पता लग पाए, जबकि मैंने बैंक में भी 3 महीने एज ए स्टूडेंट ट्रेनिंग नौकरी करी है। चाहे जितना मर्जी डिजिटलाइजेशन हो जाए, हर बैंक में डेली की बैलेंसिंग उठती है, शीट बनती है, उसमें कितने चेक डेबिट हुए, कितने क्रेडिट हुए, कितने पे ऑर्डर बने, सबकी काफी लगी। तो ये इशारा कर रही है कि सरकार चहेतों को बचाना चाह रही है, अपने अधिकारियों को बचाना चाह रही है, अपने नेताओं को बचाना चाह रही है। और हम ये मांग भी करेंगे, अगर जो भाजपा सरकार कहती है ये गैर भ्रष्टाचार से मुक्त है, क्योंकि ये कई स्टेटों का मामला है, आगे इनकी पेमेंटें भी कई स्टेटों में गई हैं। सतवीरा के खाते से विदेश यात्राओं के लिए पैसा खर्च हुआ है, सतवीरा ने दूसरे स्टेटों में जाके इस पैसे को डाइवर्ट किया है। इसकी जांच सीबीआई ईडी से हो। ये जो 209 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का है, फरीदाबाद की जनता की खून पसीने की कमाई है, सरकार इसको जल्द से जल्द वापस लाए। और जिस भी भाई को चाहिए होगी, टोटल 64 पेज है, किस किस अधिकारी ने कितने कितने चेकों पे साइन करे हैं और कितने अमाउंट के करे हैं, मेरे ग्रुप भी बने हैं, मैं उनमें डाल भी दूंगा। उसमें एक अधिकारी का नाम अमित शर्मा, शायद मुझे नहीं लगता फरीदाबाद में कोई ये कमिश्नर की पोस्ट पे रहे हो। सुनीता वर्मा, आशिमा, अमरदीप, नरहरी बांगड़, एक खाली बांगड़, सोनल गोयल, जिनके सबसे ज्यादा चेक हैं 238, 50 करोड़ की अमाउंट। दूसरा नंबर डीआर भास्कर, 196 चेक 38 करोड़। अनीता यादव 49 चेक 38 करोड़। नॉन ट्रेसेबल 43 चेक 20 करोड़। बाकी बांगड़ के 14, नरहरी बांगड़ के 12, अमरदीप के 9, आशिमा के 8, मोहम्मद शाहीन के 9, यश गर्ग के 7, अतुल 3, सुनीता वर्मा 2, अमित शर्मा 1, इनका मैं टोटल नहीं कर पाया। सुबह हैदराबाद से आया था, वो लड़का कर भी रहा है, ये कार्य कर भी दिया होगा। तो इससे बड़ा साफ सरकारी पैसे की मैं लूट नहीं डकैती कहूंगा इसमें। और हमारे यहाँ 2 मंत्री हैं, दोनों के मुंह में दही जमी पड़ी है। मुख्यमंत्री जी हर महीने फरीदाबाद आते हैं, बात करते हैं, पूरे सदन को ये जानकारी है। तो मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप इस विषय को जोर शोर से उठाएं, ताकि फरीदाबाद की जनता का पैसा वापस आए और जो आज नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं उससे निजात मिले। दूसरी बात मैं करूंगा कानून व्यवस्था की और ट्रैफिक जाम की। आप सबने देखा कि तो पोल्यूशन वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है, हम लोग डेंजर जोन में जी रहे हैं। ट्रैफिक जाम की वजह से हमें कितनी तकलीफ हो रही है। आज ये जो मथुरा रोड है, इसने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर जो हमने दिन में एक बार आना हो इस तरफ, तो दोबारा आने की सोच नहीं सकते। 40 मिनट एक तरफ आने के, 40 मिनट दूसरी तरफ जाने के। पोल्यूशन अलग बढ़ रहा है, जरा सी बारिश आती है, स्मार्ट सिटी के नाम पे घोटाले हो गए, भाई चर्चा करेंगे लखन भाई। पुलिस बुलानी पड़ रही है कि लोग पुलों के अंदर ना जाए, उसकी वजह से तकलीफें हो रही हैं। आने वाले समय में क्या बारिश आने की सेना बुलाई जाएगी हमारे शहर के अंदर? हर जगह ट्रैफिक का जाम है, कानून व्यवस्था डेली बद से बदतर होती जा रही है। अगर जो कानून व्यवस्था ठीक होती, कानून का डर होता, ये 200 करोड़ का घोटाला एक नहीं है, अनेकों घोटाले हुए। हमारी रामायण में भी लिखा है, विनय न मानी जल्दी जल, जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सगोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इस सरकार के अंदर कानून नाम का कोई डर नहीं है, ना अधिकारियों में, ना प्रशासन में, ना भ्रष्ट लोगों में। मैं ये बात आपसे कहना चाहता था, बाकी बात हमारी आगे के साथी करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ट्रैफिक इनसे समझ नहीं रहा। चलान हर जगह कैमरे इतने लगा दिए, गाड़ी वहां से जाए ना जाए, चलान घर पहुंच जाएगा। परंतु जब किसी के संग कोई हादसा हो जाए, वारदात हो जाए, किसी की बहन बेटी लापता हो जाए,
किसी की मोटरसाइकिल छूट जाए, इनके कमांड सेंटर में चले जाइए, यही जवाब मिलेगा जी कैमरा उस दिन बंद था। उस समय कैमरा बंद था, चालान काटने के लिए कैमरा चालू है। उस कैमरे में पता नहीं कौन सी भ्रष्टाचार की ऐसी चिप लगाई है कि गरीब के दोहन के लिए तो वो चालू है। जब गरीब को सुख सुविधा चाहिए, कोई सुराग चाहिए, कोई साक्ष्य चाहिए, मेन उन कैमरे का उद्देश्य ये था कि अपराधियों में डर बैठे, क्योंकि आप 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, उसमें तो ये सफल हुए नहीं, परंतु गरीबों को लूटने में, हजारों रुपए के चालान काटने में ये लोग सफल जरूर हो गए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, विधायक जी ने जैसे बताया कि 9 साल में जश्न मना रहे हैं, तो इसीलिए हमने भी 9 बिंदु रखे, 9 सवाल। इसमें तकरीबन फरीदाबाद की जो आज हालात हैं उसको आपके समक्ष रखने का प्रयास हम कर रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से पूरी फरीदाबाद की जनता को ये बात मालूम। वैसे तो हमारे सीनियर नेताओं ने स्टेट लेवल पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और रहमान जी ने, कि हरियाणा सरकार ने जो जश्न मनाया 9 साल का, और 9 साल में हरियाणा कितना पीछे गया है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो बता चुके हैं। हम आज केवल फरीदाबाद, वैसे तो मुद्दे और भी ज्यादा है। विधायक जी ने उठाया, मैं बात करता हूँ मझावली पुल और जो अन्य पुल यहाँ पर फरीदाबाद में बने हुए हैं या बनने। तो आप सभी को याद होगा, नितिन गडकरी जी ने 2 महीने में पूरा हम शुरू कर देंगे फरीदाबाद जो ये मथुरा रोड है इसको भी, लेकिन इस पे भी अभी तक काम चल रहा है। 6-7वें 7 साल में तो पलवल वाला पुल इन पे बना, इन्होंने 18 महीने की मियाद दी। 6 लेन का काम भी इन्होंने, सब सारे मियादें इनके 18 महीने। तो मैं मझावली पुल पे आता हूँ कि अभी तक, अब 10वां वर्ष शुरू हो चुका है इसको, अभी तक ये शुरू नहीं। तमाम तरह के मामले उछलते रहते हैं, दौरे होते रहते हैं, कभी मंत्री जी जाते हैं, कभी अन्य नेता जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, लेकिन पुल नहीं शुरू। ये बड़ी पीड़ा की बात है, क्योंकि किसी भी जगह के डेवलपमेंट में टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। पहली का बच्चा 10वीं में पहुंच गया, पुल की राह देखते देखते, उसके घर वाले कहते चलो भाई, जो 3री में चला जाएगा जब तक वो स्कूल चले जाएंगे, वो 10वीं में आ गया। तो ये हालात है। दूसरा, बदरपुर से लेकर तमाम पुल जो मथुरा रोड पर है, वो कांग्रेस के समय में ही वो अप्रूव हो गए। बदरपुर का जो पुल है, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो कांग्रेस के समय में ही बन गया था। बाकियों के टेंडर हो गए थे, काम शुरू। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नया यहाँ किया, सारा बजट भी तभी का अप्रूव। लेकिन मेरा इनसे ये पूछना है कि जब ये सत्ता से बाहर थे तो जजिया कर कहते थे टोल कि भाई ये जजिया कर समाप्त करेंगे हम, क्या है। तब केवल एक बदरपुर पुल का ही टोल टैक्स लगता था, अब इन्होंने गजपुरी भी जोड़, आगे होटल में भी है। और कायदे से तो इतनी नजदीक टोल टैक्स नहीं वसूला जाता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इनको केवल अपनी सत्ता से और कलेक्शन से मतलब है। पुलों की आड़ में ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। जहां पुल बनाए जा रहे हैं वहां पर जमीनें इकट्ठी कर रहे थे पहले ही, और इसीलिए धरने भी कई जगह चल रहे हैं। आज फरीदाबाद टोल नगरी बन चुकी है। फरीदाबाद में आप कहीं से आ जाओ और कहीं चले जाओ, गुड़गांव की तरफ से आओगे तो भी आते जाते टोल है, दिल्ली से आ जाओ तो, कोसी की तरफ से आ जाओ तो, सोने की तरफ जाओ तो, और इधर यमुना की तरफ जाओ तो। केवल फरीदाबाद ही एनसीआर में ऐसा क्षेत्र है जिसमें कहीं से भी आ जाओ उसको टोल भरना पड़ता है, बाकी और किसी जिले के साथ, क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं।
तो टोल नगरी फरीदाबाद, टोल तो रही हमेशा बढ़ाते रहे, टोल नगरी फरीदाबाद करती है, बड़े दुख की बात। तो मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि कब ये जजिया कर हटेगा, कब ये टोल नगरी का टैग फरीदाबाद को जो आपने दे दिया ये हटेगा, और इनकी गुणवत्ता कब बढ़ेगी। आज भी टोल पे तमाम जगह जाम रहते हैं। तो सरकार जश्न मनाने की बजाय अपने दायित्वों को निभाए और जनता को सुने। दूसरा, आज जो सबसे ज्वलंत मामला है वो ये है कि फरीदाबाद एक कूड़ा घर बन चुका है। आज से 35-40 साल पहले पूरे देश में, बल्कि एनसीआर के आसपास कोई आदमी कहता था कि मुझे सेटल होना है तो पहली चॉइस फरीदाबाद कि मैं फरीदाबाद शिफ्ट करूं। और आज फरीदाबाद के जो हाल हुए हैं, आज एनसीआर में सबसे निचले पायदान पर फरीदाबाद, उसका एक प्रमुख कारण है कि कूड़ा घर शहर को बना दिया। एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है बंदवाड़ी, उसमें नियमों को ताक पे उड़ाकर इतनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, अगर आप देखेंगे तो उसका जो अर्क निकलता है उसी का जमीन में जा रहा है। और आसपास कम से कम 20-25 गाँव में कैंसर एक महामारी के रूप में। कई दफा हम लोग कह चुके हैं कि भाई इसके जो बाई लॉज हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करो, उसके बगैर तो ये बिल्कुल एटम बम बन जाएगा। लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं रह गई। कूड़ा उठाने में जो टेंडर्स हैं उस पर सरकार का ध्यान है, अपने लोगों को दे रखे हैं और उन्हीं से पैसा वसूली और कमाई। आज किसी भी जगह चले जाओ फरीदाबाद में, किसी रोड साइड में चले जाओ, शहर हो, गांव हो, कॉलोनी हो, कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे। उन ढेरों पे गोवंश मंडराता रहता है। बड़ी दयनीय स्थिति है जो इसके नाम पर राजनीति करते हैं। और गोवंश वहीं हर कूड़े के ढेर, हजारों से ज्यादा पॉइंट ऐसे हैं जहां कूड़ा रहता है। और आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या हालत है। जो लोग थोड़े से भी कमजोर और बीमार हैं उनके लिए तो जानलेवा से बावजूद उसके कचरे को जलाया जाता है, क्योंकि उसके निस्तारण का कोई व्यवस्था इनके पास अच्छी है नहीं। तमाम कचरा जलाया जाता है। लोगों में जागरूकता ये नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी ही नहीं निभा रहे हैं, तो लोगों को क्या प्रेरणा। तो इन्होंने आज फरीदाबाद को गैस चैम्बर कर। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, जो आप जश्न मना रहे हैं 9 साल के, कि मोदी साहब ने भी और आपके मुख्यमंत्री जी ने और आप लोगों ने भी ये कहा था कि भाई हम इसको एनसीआर में फरीदाबाद दिया कि एनसीआर के लिए हमारे पास बहुत योजनाएं हैं। इस एनसीआर को दुनिया की जो बेहतरीन शहर हैं उनके समकक्ष ला के खड़ा करें। आज बेहतरीन शहर वाले इस दौरान टूरिज्म करने में नहीं आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ 5-6 भी लेवल आ जाता है तो वो लोग कहते हैं भाई अब थोड़ा रिस्क 550, 600, 650 में कौन है। तो चीना मुहाल कर रखा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। बजट बहुत ज्यादा है, बजट की आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो मेरा इनसे 9 साल पूरे होने के बाद यही मेरा पूछना और कहना भी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। वैसे तो आपका समय अब कम रह गया है और लोग आपसे परेशान भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जितना भी समय पर कुछ पाप धो लो। इस जनता को इस कूड़ा घर से, इस पर्यावरण के जो दूषित होने से, इससे कुछ मुक्ति दीजिए, कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री से और उनकी सरकार से मेरा यही कहना है। धन्यवाद। अभी हमारे और पॉइंट है, नमस्कार साथियों, हम सब जनता से जुड़े होने के कारण जब जनसंपर्क के लिए जाते हैं, जनता इनकी नाकामियां गिनवाती है और सरकार के 9 साल पूरा होने पर हम जो इनकी बातें जनता की लगातार सुन रहे हैं, तो आज हम जनता के सवाल लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही
भाजपा के मंत्री और विधायकों के घर कुछ व्यापारी दुकानदार पहुंचे, माला पहनाई, स्वागत किया, मिठाई खिलाई, फोटो खिंचाए, अखबारों में छपवाए, सोशल मीडिया पर वायरल किए। मुद्दा था कि कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज वाले एरियाज को कमर्शियल घोषित करने के बारे में। अब कमर्शियल घोषित करने की सिर्फ बात की गई, लेकिन कमर्शियल घोषित कुछ भी नहीं किया। जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुआ है वो मेरे पास है, उसकी कॉपी भी जो भी हमारे पत्रकार साथी चाहेंगे मैं उन्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। इसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें फरीदाबाद जिले का कोई एरिया कवर होता हो। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 50 साल पुराने एरियाज जहां कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी और उनका नक्शा पास है और उनके पास पार्किंग की जगह उपलब्ध है, उनको पास किया जाएगा, उनको कमर्शियल किया जाएगा। तो आप सब फरीदाबाद के रहने वाले हैं, यहीं के बाशिंदे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 50 साल पुरानी ऐसी कौन सी कॉलोनी है जब वो पार्किंग की व्यवस्था थी, जब नक्शा पास था। आज ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट ले लीजिए, कॉलोनियां ले लीजिए, एनआईटी क्षेत्र ले लीजिए, बल्लभगढ़ ले लीजिए, मोहना रोड मार्केट ले लो, तिगांव रोड ले लो, अंदर का बाजार ले लो, सुभाष कॉलोनी, आदर्श नगर ले लो। कहां पर ऐसी जगह है, कोई एक प्लॉट मुझे बता दिया जाए कि जिसका पहले नक्शा पास हो और पार्किंग की व्यवस्था उसमें हो। तो फिर आप कमर्शियल क्या कर रहे हैं? ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। सरकार के 9 साल पूरे होने पर इनके पास उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। अब जिस तरह 2 बार झूठ की राजनीति करके ये सत्ता में आए, एक बार फिर से नए नए झूठ के स्लोगन देकर, नई नई बातें करके ये फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। मुझे तो तरस आ रहा है इनके नेताओं पर और भोली भाली जनता पर अफसोस हो रहा है कि जो इनको मिठाई खिला रहे हैं, और तरस इनके नेताओं पर आ रहा है कि जो अपने मुख्यमंत्री से, अपने अधिकारियों से सवाल नहीं कर रहे कि कौन सा एरिया कमर्शियल किया जाएगा। ना नेताओं को पता है, ना जनता को, भोली भाली को पता है। तो ये नोटिफिकेशन है, इससे सब स्पष्ट हो जाता है कि कमर्शियल एरिया के नाम पर मामला बिल्कुल जीरो है। कोई एक क्षेत्र भी ऐसा नहीं आता जिसको ये सरकार कमर्शियल कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ा धोखा फरीदाबाद के छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के साथ हो रहा है। पहले ही दुकानदार जीएसटी की मार झेल रहा है, व्यापार चौपट हो रहा है, आधा अधूरा काम चल रहा है, और इस तरह के छलावे, इस तरह के धोखे और झूठ से व्यापारी की, छोटे दुकानदार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं सरकार से, इनके नेताओं से, भाजपाइयों से सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ये वोट मांगने जाएंगे तो क्या ये बता पाएंगे कि कौन सा एरिया इन्होंने कमर्शियल किया, कौन सा प्लॉट आज तक कमर्शियल हुआ है, कितने प्लॉट हुए, क्या उस पे श्वेत पत्र ये लोग जारी कर पाएंगे। इसी तरह नगर निगम घोटाले की और अन्य बातों की चर्चा भी हुई। नगर निगम नरक निगम बना दिया है भाजपा ने। मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है। आप कोई बाहर के लोग नहीं हैं, आप इसी शहर के रहने वाले हैं। हमसे बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपकी जो गतिविधियां रहती हैं पूरे जिले में रहती हैं। यहाँ नगर निगम के अधिकतर क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कुछ एक सेक्टरों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर कॉलोनियों में या तो पानी आता नहीं है, या गंदा पानी आता है, काला पानी आता है। लोगों के आरओ फिल्टर सिस्टम खराब हो चुके हैं। यहाँ ज्यादातर लोग
खरीद कर पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। पानी माफिया शहर में पनपाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसमें इनके अपने लोग भी शामिल हैं। हमारे समय में रेनीवेल योजना के तहत हमने 483 करोड़ के 48 बूस्टर लगवाए थे उस वक्त, जिसमें कई लाख लीटर पानी आता है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार ने उसके बाद कितने और बूस्टर लगवाए? आबादी बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है, बूस्टर बनाना तो दूर, इन्होंने जो हमारे समय के ट्यूबवेल्स जगह जगह लगे हुए थे, आपके भी पार्कों में, कॉलोनियों में, गली मोहल्ले में, खाली स्थानों पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो सारे ठप पड़े हुए हैं, खराब पड़े हुए हैं, उनको ठीक करने वाला कोई नहीं है। पानी जो रेनीवेल से आता है वो कई जगह लाइन टूट जाती है, इनके पास जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे पानी के बूस्टर्स में लाइन जोड़ी ही नहीं गई है। तो जो पानी जीवन की धारा है, जल ही जीवन है कहा जाता है, तो ये तो जीवन की धारा को ही इन्होंने खत्म कर दिया। जब सरकार पानी की उपलब्धता में नाकाम है, वो सरकार बाकी चीजें क्या मुहैया करवाएगी? इसी तरह अधिकतर सीवर सिस्टम जाम पड़े हैं। कॉलोनियों में चले जाओ, सीवर ओवरफ्लो हुए रहते हैं, सीवर का पानी सड़कों पर आ जाता है। मैं बहुत सारी कॉलोनियों में जाती हूँ, सीवर का पानी सड़कों पे, और हम लोग उसी पानी के ऊपर से चलने को मजबूर हो जाते हैं। जबकि इन्होंने बहुत सारे लगभग 9 सुपर सर्कल मशीनें इनकी चल रही हैं। 30,000 से 35,000 रुपए एक मशीन किराया लेती है, लेकिन वो कहाँ सफाई हो रही है? क्यों नहीं सीवर को साफ कर पा रहे? इसका कोई जवाब भाजपा सरकार के पास नहीं है। 30 से 35 करोड़ रुपए के प्राइवेट ठेके दिए जाते हैं साफ सफाई के नाम पे। 30 से 35 करोड़ रुपए के प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा किनके रिश्तेदारों के पास जाता है, किनके यार दोस्तों के पास जाता है, किनके चमचों के पास जाता है, उसका जवाब यही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि जिस भी कॉलोनी में चले जाओ, सीवर व्यवस्था ठप पड़ी है, चौक पड़ी है, जाम पड़ी है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एक जगह तो किसी की मृत्यु हो गई और सीवर लाइन जाम, मृत्यु के लिए उसको ले जाने तक की व्यवस्था नहीं कि सीवर में से ले जाएं, और गिरकर मर गए लोग। सीवर के ढक्कन खुले पड़े रहते हैं। बहुत सारे आपने अखबार आप ही लिखते हैं, सोशल मीडिया आप ही चलाते हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं कि सीवर लाइन खुली पड़ी है, गिर के मैन होल में फला बच्चा मर गया, फला आदमी मर गया। और बल्लभगढ़ में पंजाबी मोहल्ले में सीवर लाइन खुली छोड़ दी कई महीने तक। सड़क बनाने, सीवर लाइन का काम करने के नाम पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके घर में इतना आना जाना नहीं हो पाया कि 4 आदमी उसको कंधे पे लेके घर से निकल सके। आगे सीवर का पानी भरा हुआ था, बड़ी मुश्किल से उस व्यक्ति की डेड बॉडी निकाली गई और मेन रोड तक लाई गई। तब मेन रोड से शव यात्रा चालू हुई। तो ये भाजपा सरकार के शर्मनाक कारनामे अगर हम पूरे बताने शुरू हो जाएं तो शाम हो जाएगी। इसी तरह एक मशीन मिट्टी की सफाई कर रही, एक मशीन लगातार मिट्टी की सफाई कर रही है। 5 साल से मिट्टी उठाने का काम चल रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आपने उस मशीन को अपने घर के आसपास मिट्टी उठाते हुए देखा है? अगर आपने मिट्टी उठाते हुए नहीं देखा है तो उसका पैसा, मिट्टी उठाने का पैसा कहाँ जा रहा है? किसकी जेब भर रही है? किसका घर भरा जा रहा है?
और पूरे शहर में जो प्रदूषण हो रहा है मिट्टी की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? गंदगी की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए भाजपा सरकार के अधिकारी और नेता मिलकर डकार रहे हैं, लेकिन क्या मेंटेनेंस हो रही है? हमारे समय में कोई सड़क टूट जाती थी तो तुरंत पैचवर्क चालू होता था कि नहीं? पैचवर्क होता था, लेकिन इस सरकार में पैचवर्क होता ही नहीं है, बल्कि सड़क बनाने के नाम पे खोद के डाल दिया जाता है और वो कितने दिनों तक खुदाई पड़ी रहती है, सड़क खुदी हुई, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, उस पर काम चालू नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई बहाना यहाँ के नेता लगाते रहते हैं, दिखाते हैं कि सड़क बन रही है, लेकिन बनती नहीं है। पता नहीं चलता बहुत सी जगहों पे कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। आने वाले समय में सरकार बदलेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन गड्ढों को भरना। इतना बुरा हाल अधिकारियों का हो गया है, इतना बुरा हाल इस शहर का कर दिया गया है। लंबे समय तक जब सड़कें नहीं बनती हैं, कूड़ा नहीं उठता है, डस्ट जमी रहती है, धूल मिट्टी उड़ी रहती है, तो सरकार, सोई हुई सरकार, कभी उसका संज्ञान लेकर अपने आप काम नहीं करवाती है। और इस सरकार में तो सब अपना घर भरने में लग रहे हैं। इनका एक ही नारा है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब अगले साल चुनावों में जाओगे तो क्या इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने लायक हो? जनता के सामने आप जाने लायक हो? अगर नहीं तो समय रहते जनता से माफी मांगो और अपनी कार्यशैली को दुरुस्त करो। धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी छायाकार पत्रकार बंधु हैं, सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। गोवर्धन की, धनतेरस की, भैया दूज की सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जैसा आपके सामने शारदा जी ने, नीरज जी ने, विधायक जी ने, हमारे विजय प्रताप जी ने रखी बातें, और इन्होंने एक नारा दिया 9 साल बेमिसाल, और हमारा नारा है 9 साल बदहाल। इन्होंने मेट्रो के इतने बड़े बड़े सपने दिखाए। जब सरकार 2014 में भाजपा की आई तो इस डबल इंजन सरकार ने मेट्रो रेल के नाम पर अब तक कोरी घोषणाएं की। 3 साल पहले भाजपा के नेताओं ने कहा था फरीदाबाद से गुरु की पीआर की, क्या आपने देखी है? क्या किसी को दिखाई है इन्होंने? क्या बल्लभगढ़ शारदा जी, हुड्डा सरकार में, कांग्रेस सरकार में शारदा जी बल्लभगढ़ तक मेट्रो लेके गई? क्या उससे आगे एक भी पिलर लगा है? क्या इन्होंने कहा गुड़गामा हम पहुंचाएंगे? क्या गुड़गामा एक भी पिलर आगे बढ़ा है? बदरपुर से आप बताइए। कोरी छूट का काम ये लोग करते हैं। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का ढोल पीटने वाले ये व्यक्ति ये बताएं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या कोई स्टेडियम आया? क्या कोई स्कूल अपग्रेड हुआ? कोई मेडिकल कॉलेज आया? कोई ट्रांसपोर्ट नगर आया? क्या एयरपोर्ट आया? क्या कोई 6 लाइन रोड आया? क्या कोई बाईपास आई? स्मार्ट सिटी, क्या स्मार्ट सिटी? सड़कें तो पहले भी बनती रहती थी, सफाइयां तो पहले भी होती रहती थी। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या दिया इन्होंने? क्या आया? स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने बहुत बड़ा धोखा करा। 2005 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। आज 2005 से 14 के बीच में फरीदाबाद को मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, गुड़गामा सोना 6 लाइन हो, पानी की रेन्यूअल योजना हो, कैली बाईपास हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, एक बड़ा शहर, सुंदर शहर ग्रेटर फरीदाबाद बसाने का काम किसने करा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करा, कांग्रेस सरकार ने करा।
ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। बताएं स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या है? इन्होंने सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने एक कैबिनेट में पास कर दिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संस्था, किसी को किसी भी तरीके की कोई भी संस्था के नाम, धर्मशाला के नाम कोई जमीन अलॉट नहीं की जाएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अभी 1 महीने पहले बयान दिया, हम इस पॉलिसी को खत्म करेंगे। 2005 से 14 के बीच में आप ये देखिए, सेक्टर 16 के अंदर पंजाबी भवन हो, बराबर में बना गुजर भवन हो, सेक्टर 16 में किसान भवन हो, सेक्टर 3 में दलित भवन हो, सेक्टर 3 में जाट भवन हो, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन हो, और बल्लभगढ़ में महाराणा प्रताप भवन हो। सेक्टर 16 के अंदर पंजाबी समाज को 2.5 एकड़ का दशहरा ग्राउंड देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस ने करा। आप बताइए 2014 से लेकर 23 तक 1 इंच जमीन भी किसी संस्था को दी गई हो? तो आप ये बताइए। सिर्फ 3 किलोमीटर तक केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बना दिया पूरे फरीदाबाद को। इतनी बड़ी झूठ, लोगों को सपने दिखा दिए, लोग सोचते रहे कि स्मार्ट सिटी बन गया, फरीदाबाद चमक जाएगा। लेकिन जब देखा खाता खोलकर, दिखाया शेर निकली चुईया। 3 किलोमीटर स्मार्ट सिटी एरिया कुल बताया इन्होंने कि हमारा तो 3 किलोमीटर तक ही स्मार्ट सिटी का एरिया सड़कें आती हैं। इतनी बड़ी झूठ इन लोगों ने बोली। बताएं, स्मार्ट सिटी के नाम पे यही घरों में सीवर का पानी जा रहा है, सड़कें सीवर के पानी में डूबी पड़ी हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, बाजारों में अंधेरा हुआ पड़ा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, दिवाली आती थी, उस दौरान हम लोग नगर निगम कमिश्नर से बात करते थे, फरीदाबाद का तिकाम का बाजार हो, फतेहपुर बिल्लोज का बाजार हो, या ओल्ड का बाजार हो, सराय का हो, 37 का हो, अशोका का हो, ग्रीनफील्ड का हो, या सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 का हो, या NIT 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का हो, बाजारों के अंदर नई नई सोडियम लाइटें लगाई जाती थी, लाइटें रिपेयर की जाती थी, और पूरे बाजार को इतनी सुंदरता बनाई जाती थी। फरीदाबाद के बाजारों के अंदर वन वे ट्रैफिक किया जाता था कि किसी व्यापारी को दिक्कत ना हो, आने वाले कस्टमर को दिक्कत ना हो। और आज फरीदाबाद का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जैसे नीरज जी ने कहा, इन्होंने कितनी बड़ी तपस्या करी, इन्होंने पैदल चले, इन्होंने जो है कि कपड़े पहनने बंद कर दिए, इन्होंने इतनी करी, उसके बाद भ्रष्टाचार खुला 200 करोड़ का। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई गिरफ्तारी हुई हो तो बताओ, आज तक कोई कार्रवाई हुई है तो बताओ। तो इस तरीके की बात है। तो आप ये देख रहे हो कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भी हुआ है, आप देख रहे हैं 3 किलोमीटर सड़क में ही स्मार्ट सिटी तैयार हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आम जनता को क्या मिला? खाली 28 सेक्टर से वहां तक ही 29 के पुल तक ही स्मार्ट सिटी है क्या? यही 3 किलोमीटर का एरिया स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। कोरी झूठ बोली इन्होंने। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, नगर निगम बदहाल है, हुड्डा में चले जाओ तो लूट है, नगर निगम में IT प्रॉपर्टी IT के नाम पे लूट, पेंशन के नाम पे लूट। जिस तरीके से आज फरीदाबाद की परिस्थिति है आपके सामने है। ये जश्न मना रहे हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल फरीदाबाद बदहाल, ये आपके सामने। स्मार्ट सिटी के नाम पे कबाड़ सिटी, स्मार्ट सिटी के नाम पे कबाड़ सिटी बन गया। और आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के CM बनेंगे। बल्लभगढ़ से लेकर होटल तक मेट्रो पहुंचाने का काम हुड्डा जी के आशीर्वाद से करेंगे, कांग्रेस की सरकार में करेंगे। हम इस बात का वचन देंगे। और फरीदाबाद से गुड़गामा मेट्रो पहुंचाने का काम भी कांग्रेस करेगी, और कांग्रेस पहुंचाएगी। और हम लोग इस बात का वचन देते हैं, हम वहां तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री जी से अपनी अरदास करेंगे। कोई भी काम हो, और ADC ऑफिस के अंदर आने वाली ग्रांट में भी 90% काम उसको दिए जा रहे हैं। जनता किससे बात करेगी गुणवत्ता की? किससे बात करेगी मटेरियल की? किससे बात करेगी कि वो सड़कें अच्छी बन रही हैं, गलत बन रही हैं? जब 97 विधायक का रिश्तेदारी 90% टेंडर लेगा और 90% ठेके लेगा, वो सड़क बनाने का, इंटरलॉकिंग का काम करेगा, ADC ऑफिस के टेंडर सारे वो लेगा, नगर निगम के सारे टेंडर होगा। ये भी एक जांच का विषय है
जब चौकीदार ही चोर होगा तो सुरक्षा कैसे होगी? धन्यवाद। राम राम जी, भाई और बहनों, 9 साल हो गए हैं IMT में आज तक कोई मदद यूनिट नहीं आई है, जबकि पिछले कार्यकाल में यहीं से उद्योग मंत्री जी थे, विदेशों तक गए और कहते रहे बार बार कि IMT में मदद यूनिट लाएंगे, लेकिन आज तक कोई मदर यूनिट नहीं है। इसी तरह सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला फरीदाबाद है, लेकिन वहाँ कोई भी मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं दी गई। इसी तरह वहाँ जो हमारी सरकार थी, 2009 में मुझे जनता में सेवा करने का मौका दिया, तो वहाँ किसान धरने पर बैठे हुए थे, मुआवजा राशि कम दी थी, तो मैं बगैर बुलाए, जबकि जिसकी सरकार होती है उसका नुमाइंदा कोई उसके खिलाफ नहीं जाता, लेकिन बगैर बुलाए, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, उसके नाते बगैर बुलाए उनके बीच में गया और उनकी समस्या सुनी। तो उन्होंने कहा, जी बल्लभगढ़ से सटे हुए हमारे गांव हैं, चंदावली, मछगर, सोतई, मुजेडियन, नवादा, 5 गांवों की जमीन गई है और बल्लभगढ़ से सटे हुए गांव हैं, लेकिन मुआवजा राशि बहुत कम है, हमें मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। लेकिन मैंने जब उनसे कहा आप किसी से मिले हैं, उन्होंने कहा, जी बहुत लोगों से कहा, लेकिन आज तक किसी ने मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलवाया। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कल मिलवा दूं, तो वो हंसने लगे, समझ रहे थे शायद जिस तरह पहले नेता झूठ बोल के चले गए उस तरह ये भी झूठ बोल रहा होगा। लेकिन मैंने कि भाई हंसते कहियो, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ और कल नहीं मिलवाऊंगा। अगर मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ होंगे तो वहां चलना पड़ेगा, अब दिल्ली आ रहे हूं तो मैं बात करता हूं। उन्हीं के सामने मैंने फोन पर बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र हुड्डा जी दिल्ली आ रहे थे, शाम को सुबह 10 बजे का समय दिया गया और मैंने कहा आप अपने धरने लगाए रखें, केवल जिम्मेदार जो लोग हैं मेरे साथ चलें। हमने उनकी 3 समस्याएं थी। पहली, मुआवजा राशि बढ़ाना, दूसरी, 5 गांवों के प्लॉट जिनकी जमीनें गई थी उनके बदले उन्हें प्लॉट दिए जाने थे, लेकिन वो एक जगह दे दिए गए। 5 गांवों के लोग अपने गांव के पास प्लॉट चाहते थे और एक सरकार उसमें भी नफा ले रही थी। जिस रेट में जमीन मुआवजा राशि दी है उस पर नफा ले रही थी। ये था भी रस्तों के जितना पैसा और लगता है, जितने में सरकार को जमीन पड़ रही है रास्ता काट के, उसके बाद हमें उसी रेट में पैसे प्लॉट दिए जाएं। तो उसमें तीनों बात हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें दिल्ली में मिलवाया। उन्होंने कहा, भाई आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा, एक कमेटी बना लो। मेरे से कहा, भाई रघुवीर जी को वहां लेके आ जाना। चंडीगढ़ गए, बात हुई तो तीनों मांग मान ली गई। पहली बार है, अवार्ड होने के बाद दोबारा कभी अवार्ड नहीं होता। हमारे क्षेत्र के 500 गांवों के किसानों को अरबों रुपए का फायदा हुआ, दोबारा अवार्ड हुआ, रिकॉर्ड की चीज है। और उन्होंने 5 गांवों के नक्शा को दरकिनार करके नया नक्शा बना के 5 गांवों के 5 प्लॉट देने का काम किया। और जो गवर्नमेंट नफा ले रही थी 4-5 हजार वर्ग मीटर, उसको खत्म कर जिस रेट में जमीन पड़ी थी उसी रेट में प्लॉट देने का काम किया। तो तीनों मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगी, लेकिन इन्होंने तो आज तक कोई काम किया नहीं। IMT में आज तक कोई भी मूलभूत सुविधा देने का काम नहीं किया। अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो सड़कें भी सारी टूटी पड़ी हैं। इसी तरह
किसानों से इसी तरह हमने IMT में जो अब ये चंदावली के यहाँ पुल है, जबकि हाईवे बन रहा है, सड़क बन रही थी 4 लेन, क्योंकि यहाँ KDP से रास्ता आता है, चौड़ी होकर बन रही है 4 लेन, तो यहाँ पुल बनना, हाईवे जो बन रहा है, हाईवे का जो जा रहा है उसके नीचे से पुल बनना जरूरी था, लेकिन उसको ना बनाकर 100 गांवों के लोगों ने फिर धरना दिया। और जब धरना देने के बाद उसमें हमारे पार्टी के नेताओं को भी सहयोग रहा, सभी गए, तो उसके बाद दबाव होने के बाद जब उस पुल बनाने को काम किया। इसी तरह आज मोहना में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पनेरा खुर्द में एक बामन पालों का आयोजन हुआ था, एक महात्मा ने किया था, खड़ेश्वरी बाबा ने, तो वहां जो आपके यहाँ से जेवर के लिए, एयरपोर्ट के लिए जा रहा हाईवे, उस पर उतार चढ़ाव की बात थी, मोहना में घोषणा की थी, लेकिन आज धरने पर बैठे हैं और मना कर रखे हैं। आज तक ना कोई बीजेपी का नेता पहुंचा है, ना कोई मंत्री पहुंचा है और ना कोई संतरी पहुंचा है, और आज तक किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली है किसानों की। और आज वहां के किसान परेशान हैं, क्योंकि KGP से मोहने के वहां अगर कट होगा उतार चढ़ाव, तो जो हमारे झांसे के यहाँ मौजपुर उतरता है KGP से, वहां से नजदीक पड़ेगा, इधर पलवल की तरफ से आने वाले को नजदीक पड़ेगा, KGP से दोनों तरफ से आने वाले को उतार चढ़ाव को नजदीक पड़ेगा, वरना यहाँ केली हाईवे पर आना पड़ेगा, जब वहां जाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार से मांग भी करते हैं, जो किसान भाई बैठे हैं उनकी मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री की घोषणा है। इसी तरह ये कहा था भाई, सरकार की 2022 में खुद मोदी जी ने कहा था कि आमदनी दुगनी की जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, लेकिन आज तक वो दुगनी तो नहीं हुई। लेकिन 13 महीना किसान बॉर्डरों में बैठे रहे धरने पे, गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों मौसम उन्होंने सहन किए। 730 किसान शहीद हुए, लेकिन एक भी ना देश के प्रधानमंत्री जी ने और न हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवारों के संवेदना व्यक्त करने की फुर्सत नहीं मिली। आपके सामने है और कह के उठा दिया किसानों को तो MSP का गारंटी का बिल लाएंगे, लेकिन आज तक उस बिल को लाए नहीं है। आपके सामने है, गुमराह किया जा रहा है। इसी तरह आज किसानों के लिए ना खाद है, ना ट्यूबवेल के जिन्होंने कनेक्शन के लिए पैसे भर रखे हैं, आज तक किसानों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन मिल रहे हैं, ना DAP खाद मिल रही है, जबरदस्ती उसके साथ कीटनाशक दवाई थोपी जाती है, लोग लाइनों में लगे रहते हैं खाद के लिए, समय पर बुवाई नहीं होती किसानों की। और जितने भी किसानों के लिए खेती के उपकरण हैं उन पे GST लगाने का काम किया है। एक तरह से ये समझो किसानों के जेब पे डाका डालने का काम किया। कहाँ तो कहते हैं अन्नदाता देश का पेट भरता है और कहाँ उपकरण पर ही GST लगाने का काम कर रहे हैं। ये आपके सामने है। जी, मेरे एक सवाल है, आपने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस देखो, न्यूनतम किसानों की केवल एक मांग थी, जो उद्योग घराने हैं, औद्योगिक घराने हैं, जो अपनी वस्तु बनाते हैं उनका रेट खुद निर्धारित करते हैं। लेकिन किसान जो अपनी जिन्स बोता है और उसे मंडी में बेचने जाता है, तो उसकी कीमत भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। केवल किसानों का यही कहना था, भाई जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप खुद तय करते हो, उससे कम पे हमारी चीज बाजार, उससे कम पे हमारी जिन्स ना बिके, और ऊपर बिके। कोई अगर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कम बिकती है तो उसे गवर्नमेंट ले, क्योंकि गवर्नमेंट खुद निर्धारित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्यों नहीं लेती? किसान बैठे रहते हैं और यहाँ हमारे हरियाणा में पोर्टल चला रखे हैं। आप ये बताओ, अपनी फसल अपना ब्यौरा,
कि साथियों उन्हें ये पता नहीं कब फसल पक के आएगी। वहां जो बैठे हैं अधिकारी चंडीगढ़ में, वहां वो उनका नंबर लगाते नहीं। किसान मंडी के बाहर जाता है, उसको मंडी में घुसने नहीं देते। वो सफर करता है किसान, कम से कम जब आपका ये न्यूनतम समर्थन मूल्य खुद निर्धारित कर रहे हैं और पूरे देश में